बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद फुरकान। हम वैक का टॉपिक पढ़ रहे थे सर। आज हमारा वैक के टॉपिक के अंदर हमने सीएपीएम वगैरह की चीजें कवर की थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट्स, और इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर कर लिया था सर। आज वैक के टॉपिक में सीएपीएम का जो एरिया है उसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करेंगे, मजीद आगे लेके चलेंगे। उसमें कुछ रिस्क की चीजें हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि उसमें फर्दर क्या क्या डिस्कशन बाकी है भी हमारा। तो सर रिस्क की जो मैंने सीएपीएम के अंदर बात की थी, सीएपीएम का आपका फॉर्मूला था जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे। वो फॉर्मूला कुछ ये था कि आपने रिस्क फ्री रिटर्न, आपको था रिस्क फ्री रिटर्न में आप ऐड करते थे एक्सेस रिटर्न, जो मार्केट आपके रिस्क फ्री से ओवर एंड अबव रिटर्न दे रही थी, वो एक्सेस रिटर्न एक इन्वेस्टर रिक्वायर कर रहा था। वो इन्वेस्टर के लिए एक्सेस रिटर्न फॉर्मूले में बिल्ड कर रहा था, रिस्क फ्री रिटर्न दे रहा था प्लस एक्सेस रिटर्न। वो एक्सेस रिटर्न किस पे डिपेंड करता था? वो रिस्क पे डिपेंड करता था कि वो इन्वेस्टर कितना रिस्क एपेटाइट है, उसका रिस्क पे एटीट्यूड कितना है। वो ज्यादा रिस्क लेना चाहता था तो ज्यादा रिटर्न मिल जाता था, वो कम रिस्क लेना चाहता था तो कम रिटर्न मिलता था, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क कि उसने एवरेज मार्केट रिस्क से ज्यादा लिया हुआ है या एवरेज मार्केट रिस्क से कम रिस्क लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो रिटर्न बिल्ड करके देता था, सीएपीएम का फॉर्मूला। तो सर अगर उस फॉर्मूले के अंदर मैं रिस्क को देखूं तो रिस्क बेसिकली उस रिस्क के अंदर फर्दर दो कंपोनेंट्स है। द वन इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड द सेकंड कंपोनेंट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है और इसकी इंप्लीकेशंस क्या क्या? आइए सर देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपकी आ रहा है रिस्क, बेसिकली मैंने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या चीज है? अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है सर? अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ना, वो स्पेसिफिक टू बिजनेस होता है, स्पेसिफिक टू वन बिजनेस सेक्टर होता है। ठीक है, एक बिजनेस स्पेसिफिक है, मतलब कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो स्पेसिफिक बिजनेस सेक्टर्स को हिट करे, पूरी इकोनॉमी को ओवरऑल हिट ना करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है ना, कोई ना कोई चीज ऐसी हो गई कि आपका इंपैक्ट जो था, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो था, उस पर फॉर द टाइमिंग बैन लग गया, कुछ महीनों के लिए बैन लग गया, कोई कुछ इश्यूज की वजह से मसला हो गया तो वो हो गया बैन। अब उस इंपैक्ट से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज थी, उस इंपैक्ट से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज थी, जितने बिजनेस कनेक्टेड थे उस इंपैक्ट से, आपके क्लियरिंग एजेंट थे, आपका कस्टम था, आपकी जो थी पोर्ट का ऑपरेशंस थे, तो वो सब क्या हुआ, वो स्पेसिफिक बिजनेसेस हिट कर गए उस डिसीजन की वजह से जो गवर्नमेंट ने लिया, क्योंकि वो सारे बेसिकली इंपैक्ट्स पे डिपेंडेंट है सारे बिजनेसेस। डेफिनेटली शिप्स आते थे, कंटेनर ऑपरेशंस होते थे, जो कंपनीज ऑपरेशन मैनेजमेंट जो कंटेनर ऑपरेशंस में थी, जो पोर्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थी, जो कंपनीज, उनका काम चल रहा था। फिर जो वो क्लियरिंग एजेंट्स थे उनका काम चल रहा था, उनके बिजनेसेस चल रहे थे। इफेक्टिवली बैंक का भी कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट हो रहा था, एलसीज को रिलेटेड सब चीजें हो रही थी। तो बहुत सारे बिजनेस कनेक्टेड है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट थी उस चीज के इंपैक्ट के ऊपर। अब सर हुआ ये कि जो पोर्ट ऑपरेशंस, जो बिल्कुल स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जब भी शिप आता है तो डेफिनेटली जो पोर्ट ऑपरेशंस की जो कंपनीज होती हैं, जो पोर्ट को ऑपरेट करती हैं, जो शिप्स की मैनेजमेंट करती हैं, अनलोडिंग करना, लोडिंग करना, फिर सामान को वेयर हाउसिंग करवाना, सब चीजें करवाना, तो ये एक शिप जो मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो पोर्ट ऑपरेशंस कंपनीज होती है, उनका बहुत बड़ा बेसिकली इसमें रोल होता है। वो बहुत ज्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है उनकी मैनेजमेंट के अंदर। तो सर उसका ये हुआ कि अब उस बिजनेस को हिट पड़ गई और उसके सारे ऑपरेशंस डाउन हो गए। डेफिनेटली जब इंपैक्ट पे बैन लग गया तो शिप्स आना बंद हो गए, शिप्स आना बंद हो गए तो इफेक्टिवली क्या, वो मैनेजमेंट सर्विसेज जो शिप्स को मिल रही थी, जो माल अनलोड हो रहा था, लोड हो रहा था, कार्गो लोड हो रहा था, तो वो सारी मैनेजमेंट रुक गई, ऑपरेशंस बंद हो गए, डेफिनेटली रेवेन्यू आना बंद हो गया, तो आपके सर्विसेज बंद हो गई और अकॉर्डिंगली क्या हुआ, आपके बिजनेस ड्रॉप होना शुरू हो गया, आपकी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गई। सर अब होगा क्या, जब सेल्स ड्रॉप होना शुरू होंगी और कंपनी लिस्टेड होगी तो डेफिनेटली उसकी शेयर प्राइस में उसका इंपैक्ट आएगा, उसकी शेयर प्राइस में जब उसका इंपैक्ट आएगा तो शेयर प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैक पे बिजनेस रेवेन्यू ही नहीं है, बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं है। डिसीजन गवर्नमेंट का आ गया, आपको नहीं पता वो कब रिवर्स होगा, कब चीजें नॉर्मलाइज होंगी उसके लिए, तो डेफिनेटली वो बिजनेस क्या हो, बिजनेस डाउन हो। अब एक इन्वेस्टर ने, अगर एक इन्वेस्टर ने ऑलरेडी उसकी होल्डिंग की हुई है, कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, तो सर वो इन्वेस्टर इस वक्त एक अनसिस्टमैटिक रिस्क ये फेस कर रहा है कि वो एक स्पेसिफिक डिसीजन की वजह से उसके रेलेवेंट बिजनेस जो था जिसमें उसने शेयर्स होल्ड किए हुए थे वो अफेक्ट हो गए और उसकी शेयर प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, उसने क्या किया, उसकी शेयर प्राइस उसकी कॉस्ट से नीचे आ गई ड्यू टू द डिक्लाइन इन बिजनेस, और वो अनसिस्टमैटिक रिस्क ये फील कर रहा है। अब उसने सारी बेसिकली इन्वेस्टमेंट उसी में रखी हुई थी, अपने सारे फंड्स वही अपनी सारी जमा पूंजी उसमें डाली हुई थी, और वो क्या हुआ, वो शेयर बहुत नीचे आ गया, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू ड्रॉप हो गई और उसकी इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई, ये इसकी फेयर वैल्यू बहुत नीचे आ गई। तो डेफिनेटली ही इज फेसिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब वो स्पेसिफिक बिजनेस रिस्क, क्योंकि उसने स्पेसिफिक बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था और जो डिसीजन का आया गवर्नमेंट का, उसने उस स्पेसिफिक बिजनेस को हिट कर दिया। तो उस इन्वेस्टर ने क्या किया, उस इन्वेस्टर ने एक अनसिस्टमैटिक रिस्क फेस किया।
तो सर अब उस इन्वेस्टर ने अगर अनसिस्टमेटिक रिस्क फेस किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर ये रिस्क है तो उस पर इन्वेस्टमेंट ही ना कीजिए, ठीक है ना। अब डेफिनेटली अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये था कि सर उसने अगर सारी उसने $1 मिलियन के पास से फॉर एग्जाम्पल उसने $1 मिलियन के शेयर उस बिजनेस सेक्टर में लगाए हुए थे, उन कंपनीज के अंदर लगाए हुए थे, डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व पोर्ट ऑपरेशंस के अंदर उसने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब वो जब हिट हुआ तो डेफिनेटली सारी कंपनीज में इम्पैक्ट आया और सारी कंपनीज में जो इम्पैक्ट आया तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह कंसंट्रेटेड थी, एक ही सेक्टर में कंसंट्रेटेड थी, तो इफेक्टिवली इसका पोर्टफोलियो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया, ड्रास्टिकली इसकी फेयर वैल्यू डाउन हो गई, इसको कॉस्ट से भी नीचे आके काफी सारा इसका लॉस हो गया, ठीक है। तो सर इसका सोल्यूशन ये है कि इस रिस्क को फिर मिटिगेट कैसे किया जाए, इस रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए, ठीक है ना। मैं एग्जांपल भी यहाँ कोट कर देता हूँ ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। एग्जांपल ये है, पोर्ट ऑपरेशंस कंपनीज की बिजनेसेस ड्रॉप हुए, शेयर प्राइस ड्रॉप हुई, क्यों? गवर्नमेंट डिसीजन बैन ऑन इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इससे स्पेसिफिक बिजनेस हुआ। अब एक शेयर होल्डर था, एक इन्वेस्टर था, उसने अपने 1 मिलियन रुपीज कहाँ इन्वेस्ट किए हुए थे? इन कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए थे, इसने इन्वेस्ट किए हुए थे। तो उससे क्या हुआ सर, उसकी वैल्यू जो है ना काफी डाउन हो गई। क्यों डाउन हुई? बिकॉज ही फेस द अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो क्या था, जो स्पेसिफिक टू पोर्ट ऑपरेशन कंपनीज था, ठीक है ना, ड्यू टू द गवर्नमेंट डिसीजन। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आप सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें, अगर वो बास्केट गिरेगा तो सबके सब खत्म हो जाएंगे, सबके सब खराब हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ये कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यू हैव टू इंश्योर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, कि आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ताकि अगर एक सेक्टर को हिट पड़ती है तो आपके बाकी जो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है वो एटलीस्ट मेंटेन रहे, उनकी प्राइस एटलीस्ट मेंटेन रहे, ना कि सबके सब इन्वेस्टमेंट आपकी वाइप आउट हो जाए क्योंकि आपने एक ही जगह सारी कंसंट्रेशन की हुई है, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये कि अनसिस्टमैटिक रिस्क तो कंट्रोलेबल है। कैसे कंट्रोलेबल है? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री रिस्क है, रिस्क करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करें, डिवाइड कर दें, डाइवर्सिफाई कर दें, सेग्रीगेट कर दें, स्प्लिट कर दें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ताकि अगर फॉर सपोज एक सेक्टर के अंदर वो हिट आती है तो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट जो है, बाकी आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो एटलीस्ट इंटैक्ट रहे या वो एटलीस्ट अपनी वैल्यू को मेंटेन रखे। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी? अनसिस्टमैटिक रिस्क की, ठीक है, इट इज डन। नाउ कमिंग अप टू द सिस्टमैटिक रिस्क। सर व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क क्या चीज है? ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो इंटायर इकोनॉमी को आपको हिट कर जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपकी इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी को हिट कर जाए, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक जो सारे सेक्टर्स को एक साथ हिट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल द रिसेंट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड इज कोविड-19। जब कोविड-19 का वायरस आउटब्रेक हुआ तो सर सारी ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल हिट हुई, सारे बिजनेस हिट हुए, आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री पूरी बैठ गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज पूरी बैठ गई, डिफरेंट सेक्टर्स हिट हो गए, बिजनेसेस बंद होना शुरू हुए, ठीक है। हर बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड था, तो डेफिनेटली जब एक बिजनेस हिट हुआ तो पूरी चेन ऑफ बिजनेस हिट करना शुरू कर दी, तो इफेक्टिवली पूरी इकोनॉमीज खराब हुई है, पूरी इकोनॉमीज को हिट आया। तो सर इस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए? इस रिस्क को CAPM कहता है कि ये रिस्क मिटिगेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिस्क मिटिगेटेबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसी चीज है जो सारे सेक्टर्स को हिट कर रही है। अब अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन की भी हुई है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर चीजें डाली भी हुई है, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया हुआ है, 1 मिलियन को आपने पांच सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ 2-2 लाख के इन्वेस्टमेंट को, तो अगर सारे सेक्टर्स हिट करेंगे तो डेफिनेटली हर 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट आपकी हिट करेगी। तो सर इसका मतलब ये ऐसा रिस्क है जिसको इन्वेस्टर खुद एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो स्पेसिफिक टू बिजनेस है, स्पेसिफिक टू बिजनेस सेक्टर है, उसको इन्वेस्टर थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एलिमिनेट कर सकता है। और यही चीज आपके CAPM के अंदर है कि CAPM को जो रिस्क की बेस पर आपको रिटर्न दे रहा होता है, तो CAPM आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क का रिटर्न दे रहा होता है, जो सिस्टमैटिक रिस्क आप फेस कर रहे होते हैं। वो अनसिस्टमैटिक रिस्क का रिटर्न क्यों नहीं दे रहा होता? ये अज्यूम करता है, हम आगे पढ़ेंगे भी इसके assumptions को। CAPM ये अज्यूम करता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क तो इन्वेस्टर खुद डाइवर्सिफाई करके खत्म कर सकता है। जब एक रिस्क वो खुद खत्म कर सकता है तो इसका रिटर्न मैं क्यों बिल्ड करूं, इसका रिटर्न मैं क्यों दूं उसको? तो सर अप्लाई टू द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, दैट इज ग्लोबल रिसेशन, कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल कोविड-19,
ठीक है, द रिसेंट एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड इस कोविड-19 सारे बिजनेस हिट हुए, आपके हर चीज आपकी हिट हुई। डेफिनेटली कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आउट ऑफ द एक्सेप्शन इन क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने गेन कर ली, लेकिन ओवरऑल एग्जांपल में ये है कि बहुत सारे बिजनेस का एक साथ हिट हो जाना, इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी का इफेक्ट हो जाना, डिफरेंट एक साथ सब सारे बिजनेसेस का ड्रॉप हो जाना। तो दिस इज बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क व्हिच अप्लाइज टू ऑल द सेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस नहीं होता। आई होप आपको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर इसको हम समराइज करें तो बेसिकली इसमें ये है कि सीएपीएम में आपको जो रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो बीटा की हम बात करते हैं सीएपीएम के, तो उसके अंदर इफेक्टिवली क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न किसका बनाता है, सिस्टमैटिक रिस्क का बनाता है, जो एक इन्वेस्टर खुद से एलिमिनेट नहीं कर सकता इवन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। सर एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट ये पोर्टफोलियो थ्योरी। अब पोर्टफोलियो थ्योरी क्या कह रही है, पोर्टफोलियो थ्योरी और आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क को डील करने का तरीका, दो चीज आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्शन अभी आप देखेंगे क्या कह रहे हैं। पोर्टफोलियो थ्योरी सेज कि टू मैक्सिमाइज पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर गिवन अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है, बाय केयरफुली सिलेक्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस एसेट्स, ठीक है। अब पोर्टफोलियो का मतलब ये कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, एक पोर्टफोलियो बना लेना, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, डिफरेंट कंपनी से शेयर परचेज करना और उसको एक कंबाइंड डेवलप पोर्टफोलियो का नाम दे दिया गया। और उस पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की भी है, तो उन डिफरेंट कंपनीज का आपने रिस्क एज किया बस इन्वेस्टर ने, तो उस रिस्क की बेस पे आपने रिटर्न मैक्सिमाइज करवाना है। मैक्सिमाइज कैसे करवाना है सर, आपने डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी है, आपने एक जगह सब कुछ नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब ये कि वो ये कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन से कनेक्टेड बात है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर लें, एक जगह सब कुछ ना रखें, डिफरेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करें, इसको पूरा पोर्टफोलियो बना लें और डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर डिपेंडिंग ऑन द बिजनेसेस आप उसमें इतना पोर्शन इन्वेस्ट करें। अगर आपको एक चीज रिस्की लगती है तो उसमें आप अपना पोर्शन कम रखें, इनकेस अगर लॉस भी होता है आपको लॉस कम हो। लेकिन अगर आपको एक चीज लेस रिस्की लगती है तो आप अपना पोर्शन बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। अगर क्योंकि लेस रिस्की है, उसमें रिस्क करना चांस नहीं है, उसमें ड्रॉप करना चांस नहीं है, तो आप अपनी ज्यादा पोर्शन वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, केयरफुली कंसिडर करना है अपने पोर्टफोलियो को कि आपको कितनी जगहों पर चीजों को स्प्लिट करना है और उन रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, उन रेलेवेंट सेक्टर्स के अंदर कितना प्रोपोर्शन मेंटेन करना है इन्वेस्टमेंट्स का। एक तो ये कि नंबर ऑफ बिजनेस सेक्टर्स कितने होने चाहिए आपके, प्लस कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द रिस्क इन द बिजनेस। तो सर यही चीज इसके अंदर है, कनेक्टेड चीज। अब अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कह रही है, अगर रिस्क मेरा जो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, नंबर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे मेरा आ रहा है रिस्क, ठीक है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, वाई एक्सिस पे रिस्क आ रहा है। और एक जो मेरी लाइन आ रही है यहाँ पे, जो पॉइंट ए आ रहा है, पॉइंट ए शो कर रहा है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क की लाइन स्ट्रेट है, क्यों सर, सिस्टमैटिक रिस्क इन्वेस्टर खुद एलिमिनेट नहीं कर सकता। सिस्टमैटिक रिस्क इज faced by the business sectors due to the events that are out beyond the control of the company, that are beyond the control of the economy. एग्जाम्पल कोविड-19 कोई ऐसी चीज हो जो आउट ऑफ द कंट्रोल हो सबके लिए, तो वो सबको हिट कर जाएगी, ठीक है ना। तो कोविड-19 एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इसके लिए। तो सिस्टमैटिक रिस्क कुछ तो एग्जिस्ट करेगा सर, कुछ तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, वो हर बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वो कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सिस्टमैटिक रिस्क एग्जिस्ट, ठीक है ना, कुछ रिस्क तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए इसकी लाइन तो स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है सर, अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क की लाइन अगर आप देखें तो ये अपने ऊपर से ड्रॉप होकर नीचे आ रही है। सर क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, जब वो रिस्क जैसे आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं ना, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, आप सिक्योरिटीज से ज्यादा जा रहे हैं, आपने 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की, 3 में की, डाइवर्सिफिकेशन जितनी बढ़ती जा रही है आपकी, जितनी आपकी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती जा रही है सर, उतना रिस्क आपका कम होता जा रहा है, उतना रिस्क आपका कम होता जा रहा है। कौन सा रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो स्पेसिफिक टू बिजनेस सेक्टर है, जो स्पेसिफिक टू बिजनेस सेक्टर है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी हमें यही बता रही है, डाइवर्सिफिकेशन को फर्दर एक्सटेंड कर रही है कि आप पोर्टफोलियो ऐसा मेंटेन करें कि आपने नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई हो, नंबर 1, और प्लस आपने केयरफुली चेक करके, केयरफुली रिस्क को चेक करके ये किया हुआ कि आपने डिफरेंट प्रोपोर्शंस बेस्ड ऑन द रिस्क अवेलेबल इन द कंपनी, उसके हिसाब से आपने प्रोपोर्शंस इन्वेस्ट किए हुए। बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए और लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट में बहुत कम प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपको अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाना है, ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके थ्रू डाइवर्सिफिकेशन और आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क रिड्यूस हो सके। जो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको आ रहा है कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है,
एक्स एक्सिस पे, उसी तरह वाई एक्सिस पे आपका रिस्क ड्रॉप होता जा रहा है और ड्रॉप होते 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 सिस्टमैटिक रिस्क तक रख सकता है अपने आपको, लेकिन इससे ड्रॉप नहीं हो सकता। सिस्टमैटिक रिस्क तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मैक्सिमम वो सिस्टमैटिक रिस्क के लेवल को मीट कर सकता है, इससे ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि इतना रिस्क तो रहेगा ही रहेगा कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए जो सब बिजनेस को एक साथ हिट कर जाए तो उसके लिए तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तो वो रिस्क तो सब फेस करेंगे और एक इन्वेस्टर भी फेस करेगा, विच इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सर अगर हम टोटल रिस्क की इक्वेशन बनाए, टोटल रिस्क इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास कि टोटल रिस्क में क्या क्या चीज आ गई CAPM के, कि टोटल रिस्क जो इन्वेस्टर फिगर था, एक था USR प्लस SR, अनसिस्टमैटिक रिस्क प्लस सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज द रिस्क ब्रेकअप बेसिकली। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, ये तो एलिमिनेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर बंदा फेस करेगा, हर बिजनेस फेस करेगा, जब भी इस तरह की कोई चीज होगी जो बियॉन्ड द कंट्रोल होगी वो हर बंदा फेस करेगा, लाइक कोविड-19। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, स्पेसिफिक टू बिजनेस, तो उसमें आप इसको रिड्यूस कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, एलिमिनेट यूजिंग गुड पोर्टफोलियो, एलिमिनेट यूजिंग गुड पोर्टफोलियो, आप इसको रिड्यूस कर सकें, आप इसको एलिमिनेट कर दें। आप क्या करें, अपना पोर्टफोलियो इतना अच्छा कर लें, अपनी डाइवर्सिफिकेशन को इतना अच्छा कर लें, अपना डाइवर्सिफिकेशन को इतना ऑप्टिमल लेवल पर ले आए कि अनसिस्टमैटिक रिस्क आपको अवॉइड हो जाए। ठीक है, आपको इसको शो ना हो। तो सर इसका मतलब CAPM फिर क्या दे रहा है, सर CAPM जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह निकाल रहे हैं, CAPM के अंदर जो बीटा है हमारा, वो टेक्निकली कर क्या रहा है, अगर आप ये सब बातें मुझे बता रहे हो तो सर CAPM क्या करता है, बीटा। तो ये बीटा जो रिस्क है, ये रिस्क क्या दे रहा है सर, ये रिस्क में क्या चीज इंक्लूडेड, इस रिस्क में सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क इंक्लूडेड है। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क को डील नहीं करता, ये कहता है अनसिस्टमैटिक रिस्क तो इन्वेस्टर खुद डिवाइड करके एलिमिनेट कर देना, मैं क्यों दूं उसको इसका रिटर्न्स का। तो ये सिर्फ किसका रिटर्न देता है, ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क जो इन्वेस्टर फेस करता है उसका रिटर्न देता है। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टर खुद एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो बीटा सिर्फ ओनली रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक रिस्क जो एक बिजनेस, जो सारे बिजनेसेस डेफिनेटली फेस करते हैं, और उसमें एलिमिनेशन इन्वेस्टर के पार्ट पे पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको चीजें अब क्लियर हुई होंगी सिस्टमैटिक रिस्क की सब चीजों को। अच्छा, फर्दर अगर हम इसको लेके चलें तो आपका जो CAPM का KE आ रहा है, जिससे हम KE निकालते हैं, तो KE में क्या, KE का रिटर्न किसकी बेस पे इन्वेस्टेड है, अगर हम इसको KE देखें तो CAPM हमें क्या दे रहा था सर, CAPM हमें अपना KE निकाल के दे रहा था। तो जो KE है, ये इस KE के अंदर जो रिटर्न निकल रहा है, जो इन्वेस्टर का रिटर्न निकल रहा है, वो किस पे बेस कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे बेस कर रहा है। इस बीटा में सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क इंक्लूडेड है, इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है सर, तो इसको CAPM का कनेक्शन इस तरह है इस रिस्क के साथ कि बेसिकली बीटा ओनली कवर्स योर सिस्टमैटिक रिस्क, नॉट योर अनसिस्टमैटिक रिस्क। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा, जो CAPM हमें अपना रिटर्न कैलकुलेट करके देता है। सर CAPM की फर्दर कुछ चीजें लाइक अजम्पशंस है, इसके अंदर एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं और फिर हम CAPM का टॉपिक अकॉर्डिंगली क्लोज करेंगे। जो चीजें इसमें थी मैंने कवर करवा दी आपको। तो अजम्पशंस पे अगर मैं आता हूँ तो अजम्पशंस क्या है सर, सबसे पहले तो ये अज्यूम कर रहा है CAPM, क्योंकि CAPM के फॉर्मूले में सिस्टमैटिक रिस्क का सिर्फ रिटर्न है, अनसिस्टमैटिक रिस्क का रिटर्न नहीं है। तो CAPM की सबसे बड़ी अजम्पशन ये है, जो हमें पता लग गई अभी, कि इन्वेस्टर्स हैव वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। CAPM अज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है ना, उसका डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हुई हुई है। वो अज्यूम करता है कि सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन उस बंदे ने की हुई है। इन्वेस्टर एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, एक प्रूडेंट इन्वेस्टर है जो मार्केट में आया है और उसने डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी की हुई है। तो उसने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखे हुए, अलग अलग रखे हुए, अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सर मैं फिर उसको USR तो उसको ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, CAPM में अज्यूम कर रहा है इसका अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, इसका अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क का रिटर्न दूंगा। सबसे पहली assumption इसकी ये, जो अभी हमने देख भी ली। दूसरी assumption क्या कह रहा है सर, वो दूसरी assumption कह रहा है इन्वेस्टर रिक्वायर्ड एक्सेस रिटर्न टू कंपनसेट फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। ये अज्यूम कर रहा है कि इन्वेस्टर जो है ना वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के लिए आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो डाइवर्सिफिकेशन करे ना करे वो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये अज्यूम ये करता है कि CAPM रिटर्न सिर्फ उस बेस पर बना के देता है कि इसकी assumption ये कि इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ उस रिस्क के लिए आ रहा है जो उसको वो एलिमिनेट नहीं कर सकता, which is not true in the practical। ठीक है, तो ये इसकी assumption है कि सिस्टमैटिक रिस्क का रिटर्न देता है। अच्छा, तीसरी assumption ये कि सिस्टमैटिक रिस्क वेरीज, so the investor would require different returns for different systematic risk। अब सिस्टमैटिक रिस्क डेफिनेटली वेरी करता है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक रिस्क चेंज होता है, हर बिजनेस का हर चीज का चेंज होता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई ग्लोबल हिट आती है तो कुछ सेक्टर्स बहुत ज्यादा हिट नहीं होते, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल ऑन द ग्राउंड हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा हिट कर जाते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क तो हर कंपनी का अलग अलग वेरी करता है। तो अगर सिस्टमैटिक रिस्क वेरी करेगा
तो सेल्फ डेफिनेटली फिर क्या होगा, सबके रिटर्न्स भी वेरी करेंगे, सबकी चीजें भी वेरी करेंगी। तो सिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट फिक्स्ड फॉर द सिस्टमैटिक रिस्क, ऐसा रिस्क है जो हर कंपनी को ऐसी चीज अगर हो जाए तो हर बिजनेस सेक्टर कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर लेगा। तो इसका रिटर्न अगर वेरी कर रहा है, इसका रिस्क अगर वेरी कर रहा है, तो डेफिनेटली सीएबी म्यूजियम कर रहा है कि सबके रिटर्न्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो सर ये इसकी एजम्पशन है जिसपे सीएबीएम का मॉडल पूरा बेस कर रहा है। फर्दर ऐसे हम देखें मेरिट्स डिमेरिट्स, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला मसला तो ये कि वन सिस्टमैटिक इसको इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि इन्वेस्टर खुद जाने, इसका काम जाने के, अपनी डाइवर्सिफिकेशन करे, सब कुछ करे। मैं इसके लिए वो नहीं हूँ, जबकि प्रैक्टिकली इन्वेस्टर डेफिनेटली ये चीज नहीं करता। इन्वेस्टर डेफिनेटली जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो सारे रिस्क को कवर करवाएगा, लेकिन इसने सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या किया, उसने यूएसआर को बाहर फेंक दिया उठा के। उसने पूरा यूएसआर खुद मैनेज करो, सिर्फ एसआर के लिए मेरे पास आओ। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि ये काम करता ही नहीं है, ठीक है, विच इज द डीमेरिट। दूसरा मसला इसमें ये कि बीटा एक एस्टिमेट, रिस्क एक एस्टिमेट है। रिस्क वो चीज है जो अभी तक फ्यूचर में हुई नहीं है, तो एक चीज जो फ्यूचर में नहीं हुई ये एस्टिमेट है, और एस्टिमेट आर सब्जेक्ट टू चेंज। एक चीज चेंज हो सकती है, तो सर जो चीज चेंज हो सकती है जिसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है वो एक एस्टिमेट है, और एस्टिमेट चेंज हो सकता है। जब अगर एस्टिमेट चेंज हो गया, आपने रिस्क डिटरमिन किया 1 और एस्टिमेट चेंज हो गया 5 आ गया, तो डेफिनेटली सर वो मॉडल तो फेल हो गया ना आपको जवाब देने में। उस मॉडल ने, इसका मतलब आपका रिटर्न सही से कैलकुलेट नहीं किया। तो जिसमें चीज में एस्टिमेट इन्वॉल्व हो गया, वॉलेटिलिटी आ गई, वॉलेटिलिटी आ गई, इसका मतलब एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द बीटा, ऑन द फैक्ट दैट बीटा इज एस्टिमेट, ठीक है। ये एक मसला है इसके साथ, इस सीएपीएम के मॉडल के साथ। तीसरा मसला क्या है सर, एज पर द रिसर्च इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। सीएपीएम के थ्रू अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला गया लोगों के लिए, तो ये बेनिफिशियल नहीं रहा। सर बेनिफिशियल क्यों नहीं रहा, क्योंकि सीएपीएम का बेसिकली क्या कर रहा है, मार्केट का ओवरऑल रिटर्न देख रहा है। अगर आपकी मार्केट स्टेबल ही नहीं है, मार्केट एफिशिएंट ही नहीं है, मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हो रहे हैं जिसकी बेस पे प्राइसेस आ रही हैं वो फेयर ही नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो एक फेयर प्राइस को एस्टेब्लिश कर सकें। सर मार्केट में एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं, या मार्केट उन फैक्टर से ड्राइव हो रही है जो एक फेयर मार्केट प्रैक्टिस पे चल ही नहीं रही है, तो सर इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस एज पर रिसर्च। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर सीएपीएम में लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सवाल डिफरेंट बन सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। सीएपीएम आपके रिटर्न की बात करता है। एक इन्वेस्टर के केई को निकालने के लिए सीएपीएम यूज किया जाता है, लेकिन रिटर्न दो तरह के होते हैं। जब भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो रिटर्न दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कैपिटल गेन, आपने 10 रुपए का शेयर लिया, 15 का हुआ, 5 रुपए कैपिटल गेन मिल गया आपको। एक होता है डिविडेंड, जो कंपनी अनाउंस करती है, ठीक है, जो कंपनी अपनी अर्निंग्स की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, अनाउंस करती है कि हमने पर शेयर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को इतना देना है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सराइट को, पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का पूरा जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था उसका। तो सर रिटर्न दो तरह के होते हैं। सीएपीएम आपके रिटर्न को डिफरेंशिएट नहीं करता, सेग्रीगेट नहीं करता, ये नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है 15%, 16%, 18%। वो ये नहीं कह रहा कि 16% में से कितना कैपिटल गेन पे आएगा रिटर्न आपको और कितना आपके डिविडेंड पे आएगा। तो दो तरह के रिटर्न होते हैं, वो रिटर्न को आपको शो स्प्लिट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता, शो नहीं करता कि ये रिटर्न में से कितना पोर्शन आपका डिविडेंड का होगा, कितना पोर्शन आपका कैपिटल गेन का होगा। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, रिटर्न तो रिटर्न है, नहीं बिल्कुल फर्क पड़ता है। एक इन्वेस्टर जब रिटर्न लेगा, सर इसका सबसे बड़ा मसला ये होगा कि दोनों की टैक्स इंप्लीकेशंस अलग अलग हैं, दोनों की टैक्स इंप्लीकेशंस अलग अलग हैं। क्यों उससे फर्क पड़ेगा, अगर इन दोनों का रिटर्न को डिफरेंशिएट नहीं करा, रिटर्न तो रिटर्न नहीं, ड्यू टू टैक्स इंप्लीकेशंस। क्योंकि डिविडेंड जब उसको मिलेगा तो डिविडेंड इसकी इनकम होगी और डिविडेंड पे टैक्स रेट डिफरेंट होगा, ठीक है। और जब कैपिटल गेन वार्न करेगा तो कैपिटल गेन पे टैक्स रेट डिफरेंट होगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर तो वो पोर्शन चाहेगा कि जहां टैक्स का कम से कम इस पे चार्ज हो, तो उसका वो पोर्शन ज्यादा मिले। तो सर ड्यू टू टैक्स इंप्लीकेशन इन्वेस्टर की प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है रिटर्न के मामले में, कि 90% मुझे डिविडेंड में मिल जाए और 10% मुझे कैपिटल गेन में मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। तो ये मसला है कि ये इसको सेग्रीगेट करके नहीं बताता, वो टोटल रिटर्न बता देता है आपको कि कैपिटल गेन में या डिविडेंड में, आपको बताता नहीं डिवाइड करके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वेस्टर प्रेफरेंस के लिए, क्योंकि उसकी टैक्स इंप्लीकेशन डिफरेंट है, ठीक है सर। तो ये तो होगा इसके डीमेरिट्स, ये होगा सारी इसकी क्रिटिकल बातें, जो उसके नुकसान की बात, जो उसके फेवर में बातें नहीं है, जो उसके अगेंस्ट की बातें। अब आते हैं इसके फायदों की बातों में। सर फायदे क्या हैं, जो मॉडल में चीजें इंक्लूडेड है, जो मॉडल जिस चीजों को लेके वो फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है, जो कई रिटर्न दे रहा है, वो इसके फायदे हैं इफेक्टिवली। सर पहला फायदा, सिस्टमैटिक रिस्क को इंक्रीज करता है। जो रिस्क सारी दुनिया फेस कर रही है, सारे बिजनेस सेक्टर फेस कर रहे हैं, कुछ भी अगर इस तरह की चीज हो जाए, कोविड-19 आया, सबने फेस किया, सारे बिजनेस सेक्टर्स ने फेस किया, उसको वो क्या कर रहा है, उसको अकाउंट फॉर कर रहा है। दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है ना। मैंने वही बताया, जो मॉडल के अंदर जो चीजें है ना, फायदा वही है इसका इफेक्टिवली, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करता है।
लेकिन जब मैं नुकसान की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा जो चीजें वो नहीं करता उसमें नुकसान है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या कि इग्नोर द अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, दूसरा फायदा ये कि सर ये मार्केट बेस्ड रिटर्न और रिस्क को देखता है। ठीक है, ओवरऑल आपकी जो मार्केट जो इकोनॉमी में आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज की पीएसएक्सी मूवमेंट है वो ओवरऑल रिटर्न बता रहा है ना, एक ओवरऑल बिजनेस सेक्टर्स के अंदर जो जो ट्रेडिंग हो रही है, जो जो रिटर्न आ रहे हैं, जो जो कंपनी से कंबाइंड वेटेड एवरेज रिटर्न दिया है वेटेड एवरेज रिस्क के अकॉर्डिंग, तो सर उसकी बेस पे वो मॉडल बेस कर रहा है। वो आरएम माइनस आरएफ करता है ना, तो एक मार्केट का रिटर्न ले रहा है, एक मार्केट का ओवरऑल इनपुट लेके आपको बताता है। तो मार्केट की एक रियलिस्टिक पिक्चर शो करके फिर आपको रिटर्न कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, बुक्स वैल्यू पे नहीं दे रहा आपको। तो सर इसका मतलब ये कि एक मार्केट की रियलिस्टिक पिक्चर शो कर रहा है, तो ये इसका एक फायदा है डेफिनेटली। फिर तीसरा पॉइंट ये कि इट गिव्स यू द रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर ये वाली लाइन समझने के लिए हमें एक सेपरेट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा विच इज द रिस्क एडजस्टेड वैक। ठीक है, लेकिन अभी फॉर द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम के थ्रू आ रही है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम के थ्रू आ रही है, जो हम फैक्ट के पर्पज के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, सर दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज य रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या मतलब हुआ इसका? ये इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर, इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर वो रिस्क एडजस्ट हुआ है जो वो इन्वेस्टर फेस कर रहा है। रिस्क किस चीज का? कि रिटर्न ना मिले, रिटर्न कम मिले, नुकसान हो जाए, तो वो रिस्क उसमें एडजस्ट हुआ है और फिर वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिल्ड करके दे रहा है। जबकि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर आप सिर्फ डिविडेंड की बेस पे चीजें कर रहे थे, लेकिन इस केस के अंदर आप एक फ्यूचर का रिस्क भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। उस रिस्क को उस इन्वेस्टर के रिस्क को इनकॉर्पोरेट करके फिर एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिजाइन की गई है। तो डेफिनेटली इट गिव्स यू द रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगेन यहाँ इतनी बात क्लियर नहीं होगी, इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। और फिर मैं आपको दोबारा इस पॉइंट पर कहना कराऊंगा कि ये नुकसान इसका, ये इसका फायदा क्यों है, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी सिंपलिसिटी के लिए मुझे पढ़ना है कि सीएपीएम मुझे रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के देना है, जिसके उसमें रिस्क एडजस्ट हुआ था। तो सर आई होप आपको चीजें सीएपीएम की, हम क्लोज कर रहे हैं, सीएपीएम की चीजें समझ आएंगी, सीएपीएम के सारे कंपोनेंट्स हमें क्लियर होंगे कि रिस्क कौन सा है, उसके अंदर बीटा क्या चीज है, एक्चुअली किस चीज को क्वांटिफाई करता है, रिटर्न्स किसके बेस पे कर रहे हैं। सीएपीएम हमें रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दे रहा है। रिस्क दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक स्पेसिफिक टू बिजनेस है, सिस्टमैटिक वो है जो हर बिजनेस फेस करता है। अनसिस्टमैटिक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू खत्म किया जा सकता है, सिस्टमैटिक नहीं खत्म किया जा सकता। तो इसका मतलब ये कि सीएपीएम सिर्फ और सिर्फ हमें किसके देता है, एसआर का रिटर्न देता है, यूएसआर का रिटर्न नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो बोलता है कि इन्वेस्टर इतना वेल इन्फॉर्म्ड है कि वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन खुद करके आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको यूएसआर का रिटर्न नहीं दूंगा, सिर्फ एसआर का रिटर्न दूंगा। ठीक है, बाकी हमने ग्राफ के थ्रू इलस्ट्रेशन चेक कर ली कि जब हमारा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ रही होती है, हमारी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ रही होती है, मतलब हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा होता है, पोर्टफोलियो अच्छा हो रहा होता है, ऑप्टिमल हो रहा होता है, तो हमारी अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, डिक्लाइन करता है। लेकिन वो डिक्लाइन एक मिनिमम लेवल तक यही कर सकता है कि वो सिस्टमैटिक रिस्क से जाके मीट कर जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क तक तो रिस्क रहेगा, वो इससे भी ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज तो ऐसी कि हर बंदा फेस कर रहा है, हर बिजनेस फेस कर रहा है। हमने ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देखी, आई होप चीज आपको क्लियर हुई होंगी सर। अगर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी नहीं हो, कोई चीज आपको डेफिनेटली आप ग्रुप पे पोस्ट करें। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।